हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके पहचानने का तरीका क्या है, इसके सभी तरह के सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में सीखेंगे और हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्यूचर टेंस जिससे हमें भविष्य काल में होने वाली घटनाओं, चीज़ों या कार्यों के बारे में पता चलता है, तो उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। बारी बारी से हम लोग एक एक वीडियो में फ्यूचर टेंस के सभी प्रकारों के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि फ्यूचर टेंस का पहला प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसका पहचानने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे लगा हुआ रहता है, वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में गा, गे, गी लगा हुआ रहता है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है कि मैं स्कूल जाऊंगा, वह खाना खाएगी, वह नई कार खरीदेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गा लगा हुआ है, गी लगा हुआ है और गा लगा हुआ है। तो इस तरह का सेंटेंसेज अगर आपको कहीं पे मिलते हैं तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर हम लोग इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें तो मैं स्कूल जाऊंगा को हो जाएगा आई शैल गो टू स्कूल। वह खाना खाएगी का शी विल ईट फूड। वह नई कार खरीदेगा का ही विल बाई अ न्यू कार। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश में शैल, विल और विल का यूज़ किया गया है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है शैल या विल। शैल या विल का इस्तेमाल करके हम लोग सभी सेंटेंसेज बताते हैं। तो अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा तो आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेंटेंस में हमेशा की तरह सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद विल या शैल का यूज़ किया जाता है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे तो हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है, मैं कल जयपुर जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है तो इसलिए हम लोग सबसे पहले आई लिखेंगे। तो आई के साथ हमेशा शैल का यूज़ किया जाता है। तो शैल, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है तो गो हो गया फर्स्ट फॉर्म। और बाकी चीज़ें जैसे कि जयपुर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। और कल की अंग्रेजी टुमारो होती है तो टुमारो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा, आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। मैं कल जयपुर जाऊँगा। हम लोग आम खाएंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस है, हम लोग आम खाएंगे, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट है और आम ऑब्जेक्ट है और खाना वर्ब है। तो इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम लोग की अंग्रेजी होती है वी, इसलिए हम लोग सबसे पहले वी लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद वी के साथ भी शैल लगता है तो शैल लगाएंगे। खाना की अंग्रेजी ईट होती है, V1 लगाना है इसलिए ईट लिखेंगे। और मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी कि आम, तो मैंगो को लास्ट में लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा वी शैल ईट मैंगो, हम लोग आम खाएंगे। बहुत ही आसान है। वह एक कविता लिखेगी। अगला सेंटेंस ये है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, कविता ऑब्जेक्ट है और लिखना यहाँ पे वर्ब है। तो वह की अंग्रेजी शी हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे लड़की के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद विल लगाएंगे, शी के साथ विल लगाया जाता है। लिखना की अंग्रेजी राइट होती है, हम लोग राइट लिखेंगे और लास्ट में अ पोएम लिखेंगे क्योंकि यह एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो जाएगा, शी विल राइट अ पोएम, वह एक कविता लिखेगी। अगला सेंटेंस है, मैं उसे पत्र लिखूंगा। तो इसको हम लोग भी ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, आई हम लोग लिखेंगे। तो आई के साथ भी हम लोग यहाँ पे शैल लगाते हैं, विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है तो आप लोग को ध्यान नहीं देना है। तो आई शैल, उसके बाद राइट लिखना की अंग्रेजी होती है तो राइट लिखेंगे और उसे की अंग्रेजी हिम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ए लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम लोग लास्ट में लिखेंगे ए लेटर यानी कि एक पत्र। तो मैं उसे पत्र लिखूंगा का अंग्रेजी हो जाएगा आई विल राइट हिम अ लेटर। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताता हूँ, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। शैल कहाँ पे यूज होता है और विल कहाँ पे यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो शैल हम लोग यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी चीज़ों के साथ विल लगता है, जैसे कि ही, शी, इट, यू, दे तथा सभी नेम्स के साथ विल लगता है। उम्मीद है अब आप लोग शैल या विल का यूज़ करने में गलती नहीं करेंगे, सही से इसका यूज़ कर पाएंगे। चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हम लोग इसको सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है, उसके बाद विल या शैल आएगा और नेगेटिव के लिए नोट का यूज़ किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हमने नोट लगा दिया विल या शैल के बाद, उसके बाद V1 आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। यहाँ पे देखिए मैं सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है और नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है और जाना यहाँ पे वर्ब है। तो चूंकि आई के साथ शैल यूज होता है तो आई सब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिखा, उसके साथ शैल लगाया और नेगेटिव के लिए नोट लगाना है। जाना की अंग्रेजी गो होती है और स्कूल हम लोग लिखेंगे, उसके पहले टू हम लोग लगा देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। वह खाना नहीं खाएगा, यहाँ पे वह सब्जेक्ट है और उसके बाद खाना यहाँ पे वर्ब है
और नेगेटिव के लिए यहाँ पे नोट लगा हुआ और खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेट्स लर्न। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, तो इसलिए हम लोग वह के लिए ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये लड़का के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद विल लगाएंगे और नोट लगाएंगे नेगेटिव के लिए, और ईट मतलब खाना वर्ब होता है, ईट लिखेंगे, और फूड मतलब खाना होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो लास्ट में फूड लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा ही विल नॉट ईट फूड, वह खाना नहीं खाएगा। अगला सेंटेंस है तुम यहाँ नहीं आओगे। यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है तो यू हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यू के साथ विल लगता है तो विल लगाएंगे, नेगेटिव के लिए नोट लगाएंगे। आना की अंग्रेजी कम होती है और यहाँ की अंग्रेजी हेयर होती है, तो हेयर लास्ट में लिखेंगे। सेंटेंस हो जाएगा यू विल नॉट कम हेयर, तुम यहाँ नहीं आओगे। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब मैं आपको बता दूं कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल या शैल, उसको सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद V1 आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ एग्जांपल्स इसको समझेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, क्या तुम कल आओगे। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्टार्टिंग में, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो हम लोग को क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है, तो विल हम लोग सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि यू के साथ विल लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट यू को लिखेंगे और आना की अंग्रेजी कम होती है और कल की अंग्रेजी टुमारो हम लोग को लास्ट में लिखना है। तो सेंटेंस हो जाएगा विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे। अगला सेंटेंस है क्या वह हमें मदद करेगा। यहाँ पे वह सब्जेक्ट है तो वह के लिए अंग्रेजी यूज होती है ही और उसके साथ विल लगता है, तो विल हम लोगों को सबसे पहले लगाना है, विल हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे। और मदद करना की अंग्रेजी होती है हेल्प, हेल्प हमने लिखा, और हमें की अंग्रेजी अस होती है तो अस हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा विल ही हेल्प अस, क्या वह हमें मदद करेगा। अगला सेंटेंस है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। यहाँ पे भी सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आई के साथ शैल लगता है, इसलिए हम लोग शैल सबसे पहले लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में शैल या विल को सबसे पहले लगाया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे आई, और पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है और इंग्लिश की अंग्रेजी इंग्लिश ही होती है। तो हमने रीड और इंग्लिश लिख दिया, सेंटेंस हो जाएगा शैल आई रीड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। इस तरह से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, उसको हम लोग सीखते हैं कि उसको कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो जो WH वर्ड्स होते हैं उनको सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद विल या शैल आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद V1 आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, इनसे हम लोग समझते हैं इसको। तो पहला एग्जाम्पल है तुम क्या खाओगे। तो यहाँ पे देखिए तुम लगा हुआ और क्या लगा हुआ जो कि सेंटेंस के बीच में है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे। वर्ड का मतलब क्या होता है, तो हम लोग को वर्ड सबसे पहले लिखना है, उसके बाद विल लगाना है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ विल ही लगता है। उसके बाद खाना की अंग्रेजी होती है ईट, तो ईट को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। तो इस तरह से तुम क्या खाओगे का ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। अगला सेंटेंस है तुम कब आओगे। यहाँ पे कब लगा हुआ है, कब की अंग्रेजी वेन होती है, तो हम लोग वेन को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद विल का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ विल ही लगता है। और आना की अंग्रेजी कम होती है तो कम को लास्ट में लिखेंगे हम लोग। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। अगला सेंटेंस है वे कहाँ मिलेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ के लिए लिखेंगे वेयर, और उसके बाद दे के साथ विल लगता है इसलिए विल लगाएंगे, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दे तो दे को लिखेंगे, और मिलना की अंग्रेजी होती है मीट, तो मीट को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा वेयर विल दे मीट, वे कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों अगला सेंटेंस है तुम वहाँ कैसे जाओगे। देखिए यहाँ पे कैसे लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड्स है, तो कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ, तो हाउ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ पे विल लगेगा क्योंकि यू के साथ विल ही लगता है इसलिए हम लोग यहाँ पे विल लगाएंगे। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे तुम है तो तुम की अंग्रेजी यू लिखेंगे, और जाना की अंग्रेजी गो होती है और वहाँ की अंग्रेजी होती है देयर। तो सेंटेंस हो जाएगा हाउ विल यू गो देयर, तुम वहाँ कैसे जाओगे। इस तरह से हम लोग WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और आपको अब अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करना बनाना आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगती है तो आप चाहे तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको फिर से देखने पे समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, इसको आप सॉल्व करिए। आपको सॉल्व करना है और 2-3 क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इनको ट्रांसलेट कर करके। तो सेंटेंसेज है मैं कल बाजार जाऊंगा, वह अगले हफ्ते छुट्टी लेगी, तुम परीक्षा में अच्छा करोगे, वे समय पर पहुंचेंगे, वह नई कार खरीदेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो उम्मीद है आप लोग इन सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना है, वीडियो में कमेंट करके बताइए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।